गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ स्वप्नाश फ्रॉम घाटशिला कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। पिछले वीडियो में मैंने टर्म के बारे में चर्चा किए थे। आज मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग अभी 9 प्रकार के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट है यानी पहला है सिंपल एंड कंपोजिट टर्म, यानी एक शब्दात्मक और अनेक शब्दात्मक पद। एक शब्दात्मक पद किसे कहते हैं? जो पद एक ही शब्द का बना होता है उसे एक शब्दात्मक पद कहते हैं। जैसे राम, कलम, मनुष्य, इसमें एक ही शब्द दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे यह एक शब्दात्मक पद है। अनेक शब्दात्मक पद किसे कहते हैं? कॉम्पोजिटर। जो पद एक से ज्यादा शब्द का बना होता है उसे अनेक शब्दात्मक पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम का पिता, यह व्यक्ति, इसमें एक से ज्यादा पद है, इसलिए ये अनेक शब्दात्मक पद हो गया। अब आते हैं नंबर 2, यूनिवोकल एंड इक्विवोकल टर्म, यानी एकार्थक और अनेकार्थक पद। जिस पद का केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थक पद कहते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सी बोलने से हम लोग चेयर को ही समझते हैं। टेबल बोलने से हम लोग टेबल को ही समझते हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग एकार्थक पद। अनेकार्थक पद किसे कहते हैं? जिस पद से एक से ज्यादा अर्थ निकलता है उसको हम लोग कहेंगे अनेकार्थक पद। जैसे मान लीजिए संधव, संधव कहने से हम लोग का 2 अर्थ निकलता है। एक संधव का अर्थ होता है घोड़ा और दूसरा अर्थ हो सकता है उसका नमक। उसी तरह और एक उदाहरण हम ले लेते हैं, अर्थ। अर्थ का एक मीनिंग होता है मीनिंग और दूसरा होता है उसका संपत्ति या धन या वेल्थ। तो यानी जिस पद से एक से ज्यादा अर्थ निकलता है उसको हम लोग अनेकार्थक पद कहते हैं, और जिस पद से एक ही अर्थ निकलता है उसको हम लोग एकार्थक पद कहते हैं। अब आते हैं हम लोग नंबर 3 में, सिंगुलर एंड जनरल टर्म, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पद। जिस पद से केवल एक व्यक्ति या तो एक वस्तु या तो एक ही गुण का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक पद। जैसे मान लीजिए राम, राम बोलने से एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। यह टेबल, टेबल बोलने से इस टेबल का ही बोध हो रहा है, एक टेबल का ही बोध हो रहा है। ईमानदारी, ईमानदारी बोलने से एक गुण का बोध हो रहा है, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक पद। जातिवाचक पद किसे कहते हैं? जिस पद से उस वर्ग के सभी सदस्यों का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य, मनुष्य बोलने से हम लोग पूरे सभी मनुष्यों का बोध हो रहा है। घोड़ा, घोड़ा यानी हॉर्स, हॉर्स बोलने से सभी घोड़े का बोध हो रहा है, इसलिए ये हो गया आपका जातिवाचक पद यानी जनरल टर्म। अब आते हैं नंबर 4, कलेक्टिव एंड नॉन कलेक्टिव टर्म। कलेक्टिव मतलब समष्टिवाचक और असमष्टिवाचक पद, यानी समूहवाचक और असमूहवाचक पद। समूहवाचक पद किसे कहते हैं? जिस पद से एक ही तरह की चीजों का समूह का बोध होता है उसे समष्टिवाचक पद या समूहवाचक पद कहते हैं या कलेक्टिव टर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल, जंगल कहने से हम लोग कुछ पेड़ों के समष्टि का बोध हो रहा है, इसलिए जंगल हो गया आपका समष्टिवाचक पद या समूहवाचक पद। उसी तरह और एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, पुस्तकालय। पुस्तकालय कहने से एक किताब को हम लोग नहीं बल्कि किताबों के संग्रहालय को हम लोग पुस्तकालय कहेंगे, तो इसलिए ये हो गया आपका समष्टिवाचक पद या समूहवाचक पद। अब असमूहवाचक पद क्या होता है? जिस पद से समूह का बोध नहीं होता है उसे असमूहवाचक पद कहते हैं। तो इससे बहुत सारा चीज हो सकता है, आपका अलमीरा हो सकता है, कुर्सी हो सकता है, टेबल हो सकता है, व्हीकल्स हो सकता है, ये समूह का बोध नहीं कराता है। अब आते हैं हम लोग नंबर 5, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट टर्म, निश्चित और अनिश्चित पद। निश्चित पद नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिस पद से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चित पद कहते हैं। जैसे यह व्यक्ति, यह किताब, इससे क्या डेफिनाइट यानी निश्चित
चीजों, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है। अनिश्चित पद किसे कहते हैं? इंडेफिनाइट टर्म, जिस पद से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को का बोध नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई किताब, कोई पुस्तक, ये हो गया आपका अनिश्चित पद या इंडेफिनाइट टर्म। नंबर 6 में आते हैं कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट टर्म, यानी वस्तुवाचक और भाववाचक पद। वस्तुवाचक पद किसे कहते हैं? जिस पद से किसी वस्तु का बोध होता है, जैसे कुर्सी, टेबल, आम, ये सब हो गया आपका वस्तुवाचक पद। अब आते हैं भाववाचक पद में। भाववाचक पद किसे कहते हैं? जिस पद से वस्तु नहीं बल्कि गुण का बोध होता है, उसे कहते हैं भाववाचक पद। जैसे सफेदी, लाली, ईमानदारी, ये सब हो गया आपका भाववाचक पद। अब नंबर 7 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड प्राइवेटिव टर्म, यानी भावात्मक, अभावात्मक और विरहात्मक पद। भावात्मक पद किसे कहते हैं? जिस पद से किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण का जिस पद से किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण का बोध होता है, गुण का उपस्थिति का बोध होता है, प्रेजेंस का बोध होता है, उसको कहते हैं हम लोग भावात्मक पद। और भावात्मक पद किसे कहते हैं? जिस पद से हमारे किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण के अनुपस्थिति का बोध होता है। जैसे मान लीजिए अलाल, जो लाल नहीं है, अशुद्ध, इम्प्योर, यानी जो प्योर नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग अभावात्मक पद, यानी अनुपस्थिति का बोध होता है। अब आते हैं हम लोग विरहात्मक पद। विरहात्मक पद किसे कहते हैं? जिस पद का पाए जाने वाले साधारण गुणों का तात्कालिक अभाव सूचित करता है, उसे कहते हैं विरहात्मक पद। जैसे इसको एक उदाहरण ले लेते हैं, अंधा। अंधा बोलने से हम लोग, उसमें आंख में रोशनी का अभाव है, उसको हम लोग अंधा कहते हैं। तो ये मनुष्य के एक तात्कालिक गुण का अभाव हो गया, तो ये हो गया आपका विरहात्मक पद। विरहात्मक पद का और एक उदाहरण आप लंगड़ा, लूला, ये सब भी ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका भावात्मक, अभावात्मक और विरहात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड प्राइवेटिव टर्म। अब आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म, निरपेक्ष और सापेक्ष पद। निरपेक्ष पद किसे कहते हैं? जिस पद का अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है, यानी उसके अर्थ स्पष्ट होने के लिए किसी दूसरे पद की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको कहते हैं निरपेक्ष या एब्सोल्यूट टर्म। इससे कोई भी चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहे कि ये कलम बोलने से हम लोग पेन को ही समझते हैं। कुर्सी बोलने से हम लोग चेयर को ही समझते हैं। घड़ी बोलने से वॉच को ही समझते हैं। तो ये हो गया आपका निरपेक्ष पद, यानी एब्सोल्यूट टर्म। रिलेटिव टर्म किसे कहते हैं? जिस पद का अर्थ स्वतः स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि उसका अर्थ स्पष्ट होने के लिए उसे दूसरे पद पर निर्भर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए शिक्षक, विद्यार्थी, पिता, पुत्र, राजा, प्रजा, ये सब हो गया आपका, जैसे ये सब हो गया आपका रिलेटिव यानी सापेक्ष पद। शिक्षक वो होता है जो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, पिता वो होते हैं जिसका पुत्र होता है। इस तरह जो ये सब पद हो गया आपका रिलेटिव यानी सापेक्ष पद। अब आते हैं अंतिम पद में नंबर 9 कॉनोटेटिव एंड नॉन कॉनोटेटिव टर्म, यानी गुणवाचक और अगुणवाचक पद। गुणवाचक पद किसे कहते हैं? जिस पद का व्यक्तिवाचकता और गुणवाचकता दोनों मौजूद होता है। जिस पद में व्यक्तिवाचकता और जिस पद में वस्तुवाचकता और गुणवाचकता दोनों मौजूद होता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉनोटेटिव टर्म या गुणवाचक पद। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं मनुष्य पद में देखिए वस्तुवाचकता भी है और गुणवाचकता भी है, इसका डिनोटेशन भी है और कॉनोटेशन भी है। वस्तुवाचकता क्या है? मनुष्य पद की वस्तुवाचकता संसार के सभी मनुष्य, और गुणवाचकता हो गया उसका रैशनैलिटी और एनिमलिटी।
यानी मननशीलता और पशुता। तो ये हो गया आपका निरपेक्ष कॉनोटेटिव टर्म। नॉन कॉनोटेटिव टर्म किसे कहते हैं? जिस पद का या तो वस्तुवाचकता होता है या तो गुणवाचकता होता है, दोनों में कोई एक होगा। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि घाटशिला, तो घाटशिला बोलने से हम लोग यहाँ पे देखिए केवल वस्तुवाचकता यहाँ पे है, मौजूद है, गुणवाचकता यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसी तरह मान लीजिए हम कहेंगे कि ईमानदारी, लाली, इस पद में क्या है? आपका वस्तुवाचकता नहीं है बल्कि केवल गुणवाचकता है। तो इसको कहते हैं हम लोग अगुणवाचक पद। यानी जिस पद में केवल गुणवाचकता मौजूद हो लेकिन वस्तुवाचकता मौजूद नहीं हो, उसको कहते हैं अगुणवाचक पद। और गुणवाचक पद किसे कहते हैं? जिस पद में वस्तुवाचकता और गुणवाचकता दोनों मौजूद है, उसको कहते हैं हम लोग कॉनोटेटिव या गुणवाचक पद। क्लियर? ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। थैंक यू।